आज अमेरिका और जापान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसे ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया है। अगर यह वाकई ट्रंप के दावे के अनुसार इतना सफल रहा, तो जापान को दूसरी बार प्लाजा समझौते का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के अनुसार समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहली, जापान अमेरिका में 55 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें अमेरिका को 90% मुनाफा मिलेगा। दूसरी, जापान को अपनी कार, ट्रक, चावल और कृषि उत्पादों का बाजार अमेरिका के लिए खोलना होगा। तीसरी, जापान से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर 15% शुल्क लगेगा। सिर्फ इन शर्तों को देखकर कहा जा सकता है कि अमेरिका के लिए बस एक ही शब्द है, जीत। फर्क बस इतना है कि यह सामान्य जीत है, बड़ी जीत है या बेहद बड़ी जीत है। इसके अलावा अभी कुछ बातें सामने नहीं आई हैं, जैसे कि अमेरिका से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने का सौदा और अमेरिका से सैकड़ों अरब डॉलर के सैन्य उपकरणों की खरीद बढ़ाना। इसलिए अमेरिका जापान समझौते में हर जगह यही दिखता है कि अमेरिका कैसे जीत रहा है, जबकि जापान को सिर्फ 15% का शुल्क ही मिला है। ट्रंप एक बार फिर हवा में सौदेबाजी के लिए चिप्स बना रहे हैं। यह जानना जरूरी है कि बाइडेन के कार्यकाल में जापान से अमेरिका भेजे जाने वाले ऑटोमोबाइल्स पर 2.5%, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 0% और औद्योगिक प्रसंस्कृत वस्तुओं पर 3% शुल्क था। अन्य उत्पादों के लिए जापान को MFN के तहत औसतन 3.3% शुल्क देना पड़ता था। बातचीत की शुरुआत में जापान ऑटोमोबाइल्स पर 2.5% टैरिफ बनाए रखना चाहता था और इसके लिए वह चावल जैसे कृषि उत्पादों की सुरक्षा की कुर्बानी देने को तैयार था। लेकिन अब देखा जाए तो न तो ऑटोमोबाइल्स पर कम टैरिफ बचा और न ही कृषि उत्पादों के क्षेत्र की रक्षा हो पाई। टैरिफ 15% तक बढ़ गया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि जापान को इस समझौते से कोई फायदा मिला है। ज्यादातर जापानी नेटिजन्स की तरफ से आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। ऊपर से पिछले महीने अमेरिका के प्रति शिबा शिगेमो का सख्त रुख देखकर लोग सोच रहे थे कि वह सच में मर्दानगी दिखाएंगे, लेकिन अब नतीजा देखिए। ऐसे समझौते की शर्तों को शिबा शिगेमो ने स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन जहां जापान सरकार की जमकर आलोचना हो रही है, वहीं जापान का शेयर बाजार विपरीत स्थिति में है। आज जापान के शेयर बाजार ने खुलते ही जबरदस्त उछाल मारी और 31,000 अंकों की सीमा पार कर गया। आखिर क्यों? जब इतना खराब समझौता हुआ है तो शेयर बाजार में इतनी तेजी आई, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 1985 में प्लाजा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जापान के शेयर बाजार ने सिर्फ 90 दिनों में 12% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की थी। जापान एक ऐसा देश है जो अत्यधिक अनिश्चितता से डरता है और यह उसके पूरे सामाजिक माहौल का नतीजा है। जापान के वित्तीय बाजार के लिए अनिश्चितता सबसे बड़ा झटका है। टैरिफ में करारी हार सबसे बड़ा झटका नहीं है और जापानी कंपनियां जिन 25% टैरिफ से डर रही थीं, वह अब घटकर 15% रह गया है। इसे सभी सबसे बुरे नतीजों में से अपेक्षाकृत अच्छा माना जा रहा है। इससे टोयोटा और माजदा जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। इसके अलावा इसके पीछे एक कम झात बात भी है। इससे टोयोटा और माजदा जैसी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी आई। इसके अलावा इसके पीछे एक कम झात रहस्य भी है। जब 2 अप्रैल को ट्रंप ने जापान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, तो जापानी कंपनियों ने रातों रात रणनीति पर चर्चा की और आखिरकार यह फैसला किया कि चलो हम खुद ही थोड़ी और तकलीफ उठा लेते हैं। इसलिए जापानी कंपनियों ने फैसला किया कि वे अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कारों की कीमतों में भारी कटौती करेंगी, ताकि 25% टैरिफ का असर कम किया जा सके। उदाहरण के लिए एक टोयोटा कोरोला जिसकी कीमत $20,000 है, उस पर 25% टैरिफ लगने के बाद कीमत $25,000 हो जाती है। इसलिए टोयोटा ने फैसला किया कि वह कीमत में 20% की कटौती करेगी। इस तरह अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर टोयोटा ने खुद ही कीमत घटाकर झेल लिया। लेकिन यह टैरिफ तो असल में अमेरिकी उपभोक्ताओं को चुकाना चाहिए था, मगर टोयोटा जैसी जापानी कंपनियों को डर था कि अगर कीमतें बढ़ गईं तो अमेरिकी लोग कारें नहीं खरीदेंगे। इसलिए उन्होंने खुद ही टैरिफ का नुकसान सहने का फैसला किया। अब जापान अमेरिका समझौते के तहत टैरिफ 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इसीलिए जापानी कंपनियों ने पिछली बार चुपचाप कीमतें घटाने के बाद अब धीरे धीरे कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। यह भी आज जापानी कंपनियों के शेयरों में सामूहिक बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन भले ही कीमतें बढ़ा दी जाएं, वे फिर भी 2 अप्रैल की टैरिफ जंग से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगी। जापानी कंपनियां अब भी 15% टैरिफ के असर से लगातार प्रभावित होती रहेंगी और इस टैरिफ के नुकसान को जापानी लोगों के नजरिए से देखें तो वे इसे खुद ही सहने का इरादा रखते हैं, न कि इसे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डालने का। इसीलिए इस समस्या का मूल यही है कि जापानी कंपनियां अपने कुछ मुनाफे को टैरिफ के रूप में अमेरिकी सरकार को दे रही हैं, ताकि बदले में अमेरिका उन्हें अपेक्षाकृत कम टैरिफ दे सके। और जापानी कंपनियों के मुनाफे में और अधिक कमी आने से यह उनके अनुसंधान और विकास पर भी असर डालेगा। चुनाव में करारी हार और अमेरिका जापान व्यापार समझौते में आत्मसमर्पण के कारण जापानी मीडिया में अफवाह है कि शिबा शिगेरू अगस्त अंत से पहले इस्तीफा देंगे, लेकिन शिबा शिगेरू ने खुद इससे इनकार किया है। तो अगला सवाल है कि जापान अमेरिका वार्ता का परिणाम इतना खराब क्यों रहा?
जिसे जापानी नेटिजन्स दूसरी बार बिना शर्त आत्मसमर्पण मानते हैं और ये जापान के लिए दूसरी बार प्लाजा समझौते जैसी निराशा भी ला सकता है। जापानी मीडिया ने इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण किया है, जिनमें 2 बिंदु विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक ये है कि जापान अमेरिका के सामने वैसे ही कमजोर पड़ जाता है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर डर जाता है, और यह कमजोरी जापान के अमेरिकी कब्जे के बाद उसकी संस्कृति में गहराई से बस गई है। दूसरा कारण है जापान की अस्थिर व्यवस्था, जो इशिबा शिगेओ सरकार को अमेरिका के साथ लंबी और मजबूत वार्ता करने की अनुमति नहीं देती। निक्केई के ताजा लेख में स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की सरकारें अमेरिका से संबंध सामान्य रूप से संभालने में असमर्थ रही हैं। अमेरिकी लोगों से मिलते ही वे खुद को छोटा महसूस करते हैं, झुककर अभिवादन करते हैं। ऐसे में बातचीत कैसे हो सकती है? इसके अलावा अमेरिका सैन्य और आर्थिक मुद्दों को जोड़ने में माहिर है और जापान को धमकी देता है कि अगर वह आज्ञाकारी नहीं रहा तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा नहीं करेगी। इससे जापान अमेरिका वार्ता 2 बराबर देशों के बीच की बातचीत से बदलकर एक माफिया डॉन द्वारा अपने छोटे साथी से वसूली करने वाली शराब पार्टी जैसी हो जाती है। ऐसी माफिया जैसी शराब पार्टी में जापान के पास कोई जवाबी ताकत नहीं होती, वह बस चुपचाप शिकार बनने को मजबूर रहता है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के सभी प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका का सामना करते हैं तो वे हमेशा माफिया डॉन के सामने चापलूसी करने वाले चेहरे के साथ नजर आते हैं। ऐसे में जिसे बातचीत कहा जाता है वह असल में बातचीत नहीं होती, बल्कि यह तय करना होता है कि बड़े भाई को खुश करने के लिए तुम्हें कितना खून देना है। और इसमें एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने जापान के हितों और गरिमा की रक्षा करने की कोशिश की वे केवल दिवंगत शिंजो आबे थे। आबे ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अमेरिका के साथ 2 बार टक्कर ले सके, एक चतुर और मजबूत नेता। दुर्भाग्यवश उनकी हत्या कर दी गई। तो अमेरिका द्वारा जापान पर डाले गए दबाव के अलावा इशिबा शिगेरू की यह बातचीत पूरे अस्थिर तंत्र के कारण भी जल्दबाजी में की जा रही थी। दूसरे शब्दों में, भले ही इशिबा शिगेरू ट्रंप से लड़ना चाहते, उनकी आंतरिक राजनीति इसकी इजाजत नहीं देती। सांसद चुनाव से पहले समर्थन दर लगातार नए निचले स्तर पर थी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता डगमगा रही थी। सांसद चुनाव के बाद करारी हार हुई, जिससे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1955 में स्थापना के बाद पहली बार दोनों सदनों में बहुमत खोने का ऐतिहासिक अपमान झेला। आंतरिक सत्ता इतनी कमजोर थी कि इशिबा शिगेरू के लिए अमेरिका से शांतिपूर्वक बातचीत करना संभव नहीं था। इसके विपरीत अमेरिकी वार्ताकार वित्त मंत्री बेसेंटे लगातार संकेत देते रहे कि उन्हें बिल्कुल जल्दी नहीं है। अगर जुलाई में नहीं तो अगस्त में नहीं तो सितंबर में, या फिर जब तक इशिबा शिगेरू को पद से हटा नहीं दिया जाता तब तक इंतजार कर लेंगे। अमेरिका और जापान दोनों पक्षों के बीच अब एक स्पष्ट अंतर उभर चुका था। देश के अंदरूनी हालात कितने मजबूत और स्थिर हैं, इसका बाहर वार्ता करने वाले व्यक्ति पर बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा ट्रंप अपनी ताकत के बल पर कमजोरों को दबाते हैं का कुत्ता। अगर सामने वाला मजबूत है तो वह सतर्कता से इधर उधर घूमता है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही सामने वाला कमजोरी दिखाता है वह बिना किसी संकोच के आक्रामक हमला करता है। अमेरिकी विदेश संबंध परिषद के एक शोधकर्ता भी इसी राय के हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को बहुत महत्व देते हैं। जब शिबा शिगेमो कमजोर हो गए तो ट्रंप ने जापान को झुकाने के लिए और भी सख्त रुख अपनाया। असल में इस मामले में चीन ने दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जब चीन और अमेरिका आमने सामने थे, अमेरिका ने चीन पर जितना टैरिफ लगाया, चीन ने बराबर की प्रतिक्रिया दी, एक कदम पीछे नहीं हटा। अगर अमेरिका मामले को लंबा खींचना चाहता है तो चीन उसके साथ लंबा खींचता है। अमेरिका जितने समय तक लड़ना चाहता है, चीन उतने समय तक उसके साथ लड़ता है। 2 अप्रैल को अमेरिका द्वारा पहली गोली चलाने से लेकर 12 मई को चीन अमेरिका संयुक्त बयान जारी होने तक दरअसल बीच में केवल 1 महीने का ही समय था। इसी 1 महीने में ट्रंप को समझ आ गया कि चीन से निपटना आसान नहीं है। उसकी पुरानी चालें चीन पर बिल्कुल भी काम नहीं करती, लेकिन जापान तो 1 महीने की सख्ती भी नहीं झेल सका। ऐसे में बिना शर्त आत्मसमर्पण जैसी एक समझौता संधि पर हस्ताक्षर करना कोई हैरानी की बात नहीं है। असल में यह स्थिति कि आप अमेरिका के सामने जितना अधिक नरम पड़ेंगे उतना ही वह आपको चूसता जाएगा, कोई अकेला मामला नहीं है। आज ही ट्रंप ने फिलीपींस के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की भी घोषणा की और फिलीपींस भी जापान की तरह पूरी तरह हार गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने टैरिफ के मुद्दे पर खास तौर से व्हाइट हाउस का दौरा किया, वहां खुशामद और चापलूसी की और यहां तक कहा कि फिलीपींस प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में अमेरिका का दृढ़ता से समर्थन करेगा। मार्कोस जूनियर ने कई बार कहा कि वे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरने में सहयोग करेंगे और वे इसी बहाने ट्रंप को खुश करना चाहते थे ताकि ट्रंप टैरिफ में रियायत दें। लेकिन ट्रंप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें फिलीपींस द्वारा खेली गई चीन खतरे की यह चाल दिलचस्प नहीं लगी। इसके विपरीत ट्रंप ने जब देखा कि मार्कोस जूनियर इतनी चापलूसी कर रहे हैं, संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, तो इससे ट्रंप की शिकारी कुत्ते जैसी प्रवृत्ति और भड़क उठी। आप जितनी ज्यादा अच्छी बातें करेंगे, जितना ज्यादा नरमी और नजदीकी दिखाएंगे, ट्रंप उतना ही आपको दबाने की कोशिश करेंगे।
तो काफी बातचीत के बाद फिलीपींस के लिए अंतिम टैरिफ दर 19% तय की गई। यह जानना जरूरी है कि जब 2 अप्रैल को टैरिफ युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका ने फिलीपींस पर 17% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब अंतिम बातचीत में यह दर 19% तक पहुंच गई है। यह 2% ज्यादा कैसे हो गया? फिलीपींस उन गिने चुने देशों में से एक है जिनकी अंतिम बातचीत के बाद टैरिफ दर 2 अप्रैल की शुरुआती दर से भी ज्यादा हो गई। जितनी ज्यादा बातचीत हुई टैरिफ उतना ही बढ़ता गया। मार्कोस जूनियर की यह कैसी बातचीत है? वाकई ये तो कमाल की ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं कि ट्रंप ने भी छोटे मार्क्स की तारीफ की थी, कहा था कि वह एक सख्त मोलभाव करने वाले हैं। और फिलीपींस जैसे देश के लिए 19% का टैरिफ एक बड़ा झटका है। बाइडेन के समय में फिलीपींस से अमेरिका को निर्यात पर 3% टैरिफ था। सालाना निर्यात $14 अरब था। अब यह 19% कर दिया गया है। इससे वैसे भी कम मुनाफा कमाने वाले उद्यमों के लिए टिके रहना और मुश्किल हो जाएगा। फिलीपींस की आर्थिक मजबूती खुद ही बहुत कमजोर है। अब उसकी चीन के साथ रिश्ते भी काफी तनावपूर्ण हो गए हैं और ट्रंप ने उस पर 19% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे फिलीपींस एक ऐसा देश बन गया है जिसे चीन और अमेरिका दोनों तरफ से कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। कहा जा सकता है कि भविष्य में फिलीपींस के लिए आर्थिक विकास और भी मुश्किल हो जाएगा और यह सब फिलीपींस की अपनी मूर्खता का नतीजा है। तो कुल मिलाकर आज जापान और फिलीपींस के इन दोनों व्यापार समझौतों ने बाद में आने वाले अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। शिकारी कुत्ते जैसी प्रवृत्ति वाले ट्रंप चापलूसी करने वाले विरोधियों पर जोरदार हमला करने में माहिर हैं। सीधी भाषा में कहें तो आप जितना ज्यादा उनके साथ विनम्रता दिखाएंगे वे उतना ही सिर चढ़कर व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत जो देश मजबूती से पलटवार करते हैं और बराबरी से जवाब देते हैं उनके सामने ट्रंप की हिम्मत कम पड़ जाती है और वे खुद ही समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझते और ट्रंप की लगातार चापलूसी करने की सोचते हैं तो अंत में आपको सिर्फ एक दुखद नतीजा ही मिलेगा। ठीक है, आज अमेरिका और जापान के बीच हुए व्यापार समझौते में जापान की बड़ी हार के बारे में बस यहीं तक बात करते हैं। आप सभी के लाइक और फॉलो के लिए धन्यवाद।